नमस्कार, मुकेश कुमार गोयल। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारा प्रथम टॉपिक होगा भारत में तुर्की साम्राज्य की जो स्थापना हुई उसके क्या कारण थे, या राजपूत तुर्कों से क्यों पराजित हुए और तुर्क क्यों सफल हुए, इसके कारण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम भारत में मुस्लिम आक्रमणों का आरंभ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ हुआ। उसके आक्रमण सिंध और मुल्तान तक सीमित रहे। 11वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हुए और उनमें महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए और भारत को लूटा और अपने राज्य लौट गया था। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी भारत आया और उसने भारत में 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजित करके भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। तो भारत में तुर्की राज्य के क्या कारण रहे, साम्राज्य की स्थापना के क्या कारण रहे, आज उन कारणों का हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने इसके कई कारण बताए हैं। कुछ राजनीतिक कारण बताते हैं, कुछ सामाजिक कारण, कुछ सैनिक कारण, आर्थिक कारण। किंतु इतिहास में किसी एक कारण को किसी भी घटना के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं माना जाता है। इसलिए हम संयुक्त रूप से सभी कारणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं भारत में राजनीतिक कारण, जिनमें पहला पॉइंट आएगा राजनीतिक एकता का अभाव। यानी इसको अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत या उत्तरी भारत के संदर्भ में एक शक्तिशाली एवं विस्तृत साम्राज्य का न होना राजपूतों की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि ये राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, जिसके कारण कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आकर के इन पर अपना अधिकार जमा सकता था। वैसे तो सम्राट अशोक के पश्चात भारत में पूर्ण रूप से कभी भी राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी, किंतु फिर भी राजपूतों का आपसी रूप से एकत्र न होना विदेशी आक्रमणकारियों को निमंत्रण देने जैसा था। दूसरा, इसी के संदर्भ में राजनीतिक कारणों में हम दूसरा पॉइंट लेंगे, भारत में राजपूत राज्यों का निरंतर आपस में प्रतिस्पर्धा एवं शत्रुता का होना। राजपूत शासक धर्म के लिए युद्ध करना एवं शौर्य एवं साहस के लिए युद्ध करना आवश्यक मानते थे। इनमें से जो इनके अधिकांश युद्ध हुआ करते थे वो वंशानुगत होते थे, जिसकी वजह से ये युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के चले आते थे। इस कारण ये आपसी इस वंशानुगत शत्रुता के कारण कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति एक न रह सके और उनसे पराजित हुए। अगला पॉइंट हम इसमें लेंगे भारत की नौकरशाही। भारत की नौकरशाही, कुछ विद्वान भारत की नौकरशाही के पतन को इसका एक कारण मानते हैं कि भारत में की जो नौकरशाही थी वो विदेशी आक्रमणकारियों से मिल गई थी। उसकी वजह से भी भारत में ये आक्रमणकारी सफल हुए। जबकि कुछ विद्वान नौकरशाही की अपेक्षा बौद्ध धर्मावलंबियों को इसका एक कारण मानते हैं, क्योंकि वो हिंदू समाज व्यवस्था से या हिंदू धर्म व्यवस्था से असंतुष्ट थे और उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सहयोग किया। यद्यपि भारत की नौकरशाही का भ्रष्टाचार, भारत को नौकरशाही का नैतिक पतन कुछ हद तक इसके लिए उत्तरदायी था, किंतु पूर्ण रूप से विदेशी आक्रमणकारियों के लिए उत्तरदायी हो यह बिल्कुल सत्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अगले पॉइंट में हम लेंगे
राजपूतों की जागीरदारी प्रथा। विद्वान आरसी दत्त ने इस कारण को प्रमुख कारण के रूप में माना है। जागीरदारी प्रथा ने राजनीतिक पतन को अंतिम श्रेणी पर पहुंचा दिया था। उन्होंने कहा है कि राजपूतों में जागीरदारी प्रथा ने राजनीतिक पतन को अंतिम श्रेणी में पहुंचा दिया था, यानी जागीरदारी प्रथा राजपूतों के पतन के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी थी। राजपूत शासकों की जो सेना होती थी वो उसकी स्वयं की सेना न होकर उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न कई जागीरदारों की संयुक्त सेना हुआ करती थी, जिसकी वजह से जब भी युद्ध के समय में राजा को आवश्यकता पड़ती थी तो वो जागीरदार की सेना को बुलाते थे। प्रत्येक जागीरदार अपने कुल व पद का या अपनी जागीर का स्वामी होता था। उनके अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाना उनका प्रथम लक्ष्य होता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जागीरदार की सेना में एकता और नेतृत्व व सैन्य संचालन का अभाव रहता था, क्योंकि प्रत्येक जागीर के सैनिक अपने अपने तरीके से युद्ध को किया करते थे और जब राजा के ऊपर विदेशी आक्रमण होता था तो वो सब संपूर्ण सेना संयुक्त रूप से एकत्र होकर नहीं लड़ पाती थी। तो ये हमने कुछ राजनीतिक कारणों का अध्ययन किया। इसके अलावा हम ले सकते हैं इसमें कि राजपूतों का उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के प्रति उदासीन होना। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो हम देखेंगे प्राचीन समय से ही भारत पर जितने आक्रमण हुए हैं वो उत्तर पश्चिमी सीमा से हुए हैं। भारत के भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए भारत उत्तर में हिमालय की चोटियों से, दक्षिण में सागर से और पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ों से सुरक्षित है। केवल एक उत्तर पश्चिमी सीमा ऐसी है जहाँ खैबर दर्रे से विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते रहे हैं। हम प्रारंभ से, चाहे वो गुप्त काल हो, चाहे अशोक का काल हो, हूण आक्रमणकारी गुप्त काल में आए, उसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनबी आया, सभी उसी रास्ते से आए और आकर के सीधे पंजाब और सिंध पर अपना अधिकार करके वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। किंतु कभी भी भारतीय शासकों ने उस सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। अगर वो सीमा सुरक्षित कर लेते तो शायद विदेशी आक्रमणकारियों को सीमा पर ही रोका जा सकता था, वो भारत में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये कुछ कारण राजनीतिक हुए। इसके अतिरिक्त हम इसमें लेंगे दूसरी बात, सामाजिक कारण या सामाजिक दुर्बलता। राजपूतों की पराजय में या तुर्कों की सफलता में हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था बहुत हद तक जिम्मेदार थी। इसका कारण प्राचीन भारत में आर्यों के समय में वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें 4 वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र समाज विभाजित था। किंतु ऋग्वैदिक काल में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, यानी जो जिस प्रकार का कर्म करता था उसी प्रकार वो अपने वर्ण में जाता था। किंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हुई और अंतोगतवा आते आते समय निकलते मध्यकाल तक आते आते ये व्यवस्थाएँ बहुत कठोर हो गई। जाति व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना ने भारतीय समाज को बांट के रख दिया। इसके अलावा स्त्रियों की हीन अवस्था भी इसका बहुत बड़ा कारण था। और धर्म एवं शासन ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के स्थान पर उनका समर्थन किया, जिसकी वजह से समाज में भेदभाव बढ़ता हुआ चला गया। गतिहीन और विभाजित समाज, इस तरह का गतिहीन और विभाजित समाज राजनीतिक व सैनिक शक्ति को संचित करने के योग नहीं था। इसलिए हिंदुओं का बहुसंख्यक वर्ग देश की राजनीति एवं भाग्य के प्रति उदासीन हो गया। जब भी कोई बात होती
तो क्षत्रिय वर्ण के अतिरिक्त दूसरे वर्ण के लोगों को सेना में जाने की इजाज़त नहीं थी, देश की रक्षा करने की इजाज़त नहीं थी, अतः वो देश की राजनीति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो गए। इस बारे में कुछ विद्वानों ने कहा भी है। आर.सी. मजूमदार वो कहते हैं कि विदेशियों के प्रति जनता का कोई विद्रोह नहीं था, यानी विदेशी आक्रमणकारी को केवल उसके शासक को पराजित करना पड़ता था। शासक को पराजित करने के पश्चात जनता उस विदेशी आक्रमणकारी को अपना राजा मान लेती थी। ए.के. निजामी ने कहा इससे सैनिक शक्ति दुर्बल हुई। क्यों? क्योंकि सैनिक कार्य करने का अधिकार केवल एक वर्ण तक सीमित रह गया था, क्षत्रिय वर्ण। इसके अतिरिक्त अगर किसी अन्य वर्ण में कोई सैनिक कार्य करना चाहता है या सैनिक कार्य के लिए उपयुक्त होता तो भी वो इस सामाजिक बंधनों के कारण उस कार्य को नहीं कर पाता था, जिसके कारण भारत में केवल एक ही जाति के लोग या एक ही वर्ण के लोग सैनिक सेवा में जा सकते थे। के.एस. लाल ने लिखा है कि विदेशी आक्रमणकारियों को इस व्यवस्था के कारण भारत में गुप्तचर मिलना आसान हो गया, यानी जो अन्य वर्ण के लोग थे उनका इतना शोषण होता था। जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी आता वो थोड़े से धन के लोभ में या उनकी शोषित वर्ग की पीड़िता का एहसास दिलाते हुए, पीड़ित होने का एहसास दिलाते हुए उनकी सहानुभूति हासिल कर लेता था, और ये लोग राजा के विरुद्ध विदेशी आक्रमणकारियों को गुप्तचर होने में सहायता प्रदान करते थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि यद्यपि सामाजिक व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था सीधे रूप से इसके लिए उत्तरदायी नहीं थी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थी। अब तीसरी लेंगे हम भारत के धर्म में गिरावट या धार्मिक स्थिति के कारण भी विदेशी आक्रमणकारियों को सफलता का मिलना। अगर प्रारंभ में हिंदू धर्म को देखा जाए तो हिंदू धर्म के अनुसार धर्म की परिभाषा कर्तव्य थी, जो कि व्यक्ति को समाज और मानवता के लिए उपयोगी बनाता था। प्रारंभ में जब हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो कोई देवी देवताओं की पूजा अर्चना का कोई वो नहीं था। यही दूसरे धर्मों के अपेक्षा हिंदू धर्म में उदारता अधिक है। दूसरे धर्म में आपको एक ग्रंथ, एक भगवान, एक संप्रदाय के लोग मिलेंगे, किंतु हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा होना, कई धर्म ग्रंथों का होना, अपने अलग अलग होना, ये हिंदू धर्म की उदारता को दर्शाता है। किंतु यही उदारता उसकी दुर्बलता और पतन का कारण बनी। भाषा की कठिनाई, यानी संस्कृत भाषा का ज्ञान केवल ब्राह्मणों को था, और इस कठिनाई का लाभ उठाते उठाते धीरे धीरे धर्म के ऊपर ब्राह्मणों ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, और सामाजिक विभाजनों ने ब्राह्मणों का आधिपत्य धर्म के ऊपर स्थापित कर दिया। निम्न वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी थी। उनको इस समय धर्म से निकाले गए व्यक्ति को दोबारा धर्म में लेना बहुत ही कठिन होता था, जिसके कारण जनसाधारण धर्म से पृथक हो गया। अगर हम देखें तो मुस्लिम धर्म जहाँ एक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, वहीं हिंदू धर्म सामाजिक विखंडता को बढ़ावा देता है। आप देखेंगे कि मुस्लिम धर्म में चाहे उनमें सामाजिक रूप से कितना भी भेदभाव हो, किंतु जब नमाज का वक्त आता है जुम्मे के दिन, सभी लोग राजा हो रंक हो एक साथ एक जगह बैठकर नमाज अदा करते हैं। किंतु भारत में निम्न शोषित वर्ग को मंदिर की सीढ़ियों के हाथ लगाने की तक की मनाही थी। यानी हिंदू धर्म ने भारत में समाज को विभाजित किया, और यही कारण है कि जब भारत पर आक्रमण हुआ तो भारत अनेक संप्रदायों में विभाजित हो गया, और भारतीयों के मन में ये भावना नहीं आ पाई कि यह भारतीय धर्म या संस्कृति संकट में है। ये ऐसी भावना विदेशियों के प्रति नहीं पनप सकी, जिससे कारण विदेशी आक्रमणकारी भारत में बड़े आराम से सफल हो सके। इसके अतिरिक्त
विदेशी प्रगति से अनभिज्ञ होना ये भी एक कारण है कि भारतीय संस्कृति जो प्रारंभ से ही एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रही है, भारत प्रारंभ से विश्वगुरु रहा है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए बाहरी देशों से बहुत से विद्वान आते थे। इसी कारण भारतीय लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते थे और श्रेष्ठ समझने के कारण भारत विदेशी प्रगति से अनभिज्ञ रहे, क्योंकि वो दूसरे धर्म की ओर देखना ही नहीं चाहते थे। वो अपने धर्म को ही सबसे अधिक महान मानते थे। वह उनसे संपर्क करने में, उनसे कुछ सीखने को तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हम जब विश्वगुरु रहे हैं तो हम कैसे उन धर्म को अपना सकते हैं। इसलिए विदेशों में जो तरक्की हुई, जो भी नए नए आविष्कार हुए, उससे भारतीय अनभिज्ञ रह गए और वो उन भारतीयों के धर्म ने उनको क्या बना दिया? एकाकी बना दिया था। नेक्स्ट लेंगे हम इसमें आर्थिक कारण। यद्यपि आर्थिक कारण भी सीधे रूप से इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक कारणों ने भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को आमंत्रित किया। जब भारत धन्य धान्य से संपूर्ण था, कारण था भारत के मगध में हम देखें चावल का व्यवसाय, कश्मीर में अंगूर और सेब और केसर की खेती, कनारा तट पर चंदन, मालाबार के गरम मसाले इत्यादि। इस तरह भारतीय चीज़ों का जो निर्यात था वो संसार के संपूर्ण देशों में होता था, जिसके कारण भारत में वो धन एकत्र होता हुआ चला गया। भारत में जो ये धन संपत्ति आई, ये धन संपत्ति ही भारत के राज्यों का पतन का कारण बनी, क्योंकि इस आर्थिक समृद्धि का राजा सही रूप से उपयोग नहीं कर पाए, बल्कि इस धन को उन्होंने अपने कोष में जमा करने या मंदिरों में संग्रह करने के लिए किया। इसलिए जब भी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आए तो उन्होंने भारत के अतुल धन संपदा को देखकर ही आक्रमण किया। महमूद गजनवी के आक्रमण करने का ये मुख्य कारण था कि भारत के धन संपदा को लूटना। भारत की धन संपदा यदि सैनिक कार्यों के काम आई होती, अच्छी सेना का उससे गठन किया होता, उसमें इन्वेस्ट किया होता, तो शायद भारत की धन संपदा या भारत आर्थिक कारण भारत की मजबूती का कारण बनते, राजपूत राज्यों की मजबूत पतन का वो उनकी सुदृढ़ता का एक कारण बनते। किंतु भारत की धन संपत्ति जो एकत्र होती चली गई वो विदेशियों के लिए एक खिंचाव का कारण बनी और उसी धन संपत्ति के कारण भारतीय विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटा। अंतिम में लेंगे हम सैनिक कारण। कुछ विद्वान उपयुक्त कारणों के अलावा मुख्य रूप से जो मानते हैं वो सैनिक कारण मानते हैं कि तुर्क आक्रमणकारियों का सैनिक संगठन, उनकी युद्ध नीति, उनके अस्त्र शस्त्र और योग नेतृत्व की दृष्टि से भारतीयों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ थे। अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत हद तक सही भी है। यद्यपि राजपूतों में साहस और शौर्य का होना बहुत ही महत्व का था। राजपूत शक्तिशाली थे, साहसपूर्ण गतिविधि करते थे, किंतु उनका जो युद्ध का आदर्श था और लक्ष्य था वो तुर्कों से भिन्न थे। राजपूत युद्ध के मैदान को अपने शक्ति प्रदर्शन का एक अखाड़ा मानते थे। उनमें भागते हुए शत्रु पर आक्रमण करना, जीतने के लिए फसल जला देना, इस तरह की रणनीति से वो अनभिज्ञ थे, जबकि तुर्क इन सभी रणनीतियों का पूरा इस्तेमाल करते थे। सैनिक संगठन दुर्बल था, यानी पहले भी इसके बारे में बताया था कि राजनीतिक व्यवस्था जो थी, राजा के जो सेना थी वो जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित थी। यानी राजा की खुद की सेना नहीं हुआ करती थी, बल्कि जब युद्ध का समय होता था तो राजा अपने जागीरदारों से उस सेना को आमंत्रित करता था, जागीरदारों को आमंत्रित करता था और वो अपनी अपनी सेनाएं लेकर युद्ध में आते थे। ऐसी सेना संपूर्ण एकता और एक नेतृत्व में युद्ध नहीं कर पाती थी, जबकि
तुर्की सेना में कई नस्लों के सैनिक होने के बावजूद भी वो एक नेतृत्व में युद्ध करते थे और विजयी हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त युद्ध के साधनों में भी अंतर था। भारत की मुख्य सेना हाथी सेना थी, जो कि युद्ध के समय में जब भड़क जाते थे, हाथी भड़क जाते थे, तो वो अपनी ही सेना को रौंद दिया करते थे। जबकि तुर्कों के पास प्रमुख रूप से घुड़सवार सेना थी, जो बड़ी तेज़ी से चीरते हुए घुस जाया करते थे। इसके अतिरिक्त राजपूतों के जो लड़ने के अस्त्र शस्त्र प्रमुख रूप से तलवार एवं भाला हुआ करते थे, जबकि तुर्कों के पास तीर कमान थे। वो दूर से ही घोड़ों पर बैठे हुए चलते हुए दूर सेना को निशाना बना सकते थे। राजपूत, इस विद्वान ने लिखा है कि राजपूत मरना जानता है किंतु युद्ध करना नहीं जानता, और ये बात काफ़ी हद तक सही है। राजपूत अपनी बहादुरी के लिए युद्ध करता था। इसके अतिरिक्त जब अगर किसी कारणवश राजा युद्ध में घायल हो जाए तो संपूर्ण सेना उसके पीछे भाग खड़ी होती थी। इसी तरह हमने देखे भारत में राजपूतों के तुर्कों के विरुद्ध असफलता के कारण क्या क्या रहे। इसके अतिरिक्त एक कारण और अंत में मैं बताना चाहूँगा, राजपूतों का भाग्य का साथ नहीं देना, यानी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि अंतिम क्षण में राजपूतों को पराजय का सामना करना पड़ा, और ये था उनके युद्ध में भाग का साथ नहीं देना। इस प्रकार आज हमने मध्यकालीन भारत में तुर्की साम्राज्य के तुर्कों की सफलता के कारणों को अध्ययन किया। नेक्स्ट और देखेंगे। नमस्कार। अब ये तो देखो, वो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? कितने मिनट का हुआ है? 22 मिनट का हुआ है। कहाँ है? इतना भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने तो खूब लम्बा ही बोला मुझे जी। अरे बोल के देखा, अभी चल रहा है, अभी बंद करो।